हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। आप देख रहे हैं मेरा चैनल महा आयुर्वेदा। हम पदार्थ विज्ञान पढ़ रहे थे तो हमने पदार्थ विज्ञान के 7 चैप्टर कवर कर दिए हैं। आज ये चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है समवाय विज्ञानीय अध्याय। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। समवाय विज्ञानीय अध्याय, ये इसमें यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। या तो 5 मार्क्स का आएगा या 10 मार्क्स का NCISM के अकॉर्डिंग। ये समवाय विज्ञानीय अध्याय, यहाँ पर देखिए समवाय का परिचय। सबसे पहले यहाँ पर है समवाय का परिचय। समवाय होता क्या है। वैशेषिक दर्शन ने 6 पदार्थ माने हैं। तो जो 6 पदार्थ माने हैं वैशेषिक दर्शन ने, मैंने इससे पहली वाली वीडियोस में आपको बताया था कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय 6 पदार्थ माने हैं। तो इसमें समवाय को आखिरी स्थान, छठे स्थान पर रखा गया है। और इन्होंने जो संबंध है वो 2 प्रकार से होता है। संबंध मतलब कि किसी भी वस्तु का एक जगह संयोग होना, एक जगह बैठना, मतलब एक जगह एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ जो जुड़ना, उसे संबंध कहते हैं। तो वो दो तरीके से होता है, नित्य और अनित्य। नित्य मतलब कि जो हमेशा के लिए संबंध होता है, और अनित्य मतलब जो कुछ समय के लिए संबंध होता है, तो उसे अनित्य कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, नित्य संबंध को संयोग कहते हैं। मतलब कि जो नित्य संबंध हमेशा के लिए जो होता है तो उसे संयोग कहते हैं। और अनित्य संबंध जो हमेशा के लिए नहीं होता, मतलब कुछ समय के लिए ही रहता है, तो वह अनित्य संबंध होता है। यहाँ पर देखिए, अनित्य जो संबंध है उसको संयोग कहते हैं, और जो नित्य संबंध है उसको समवाय कहते हैं। ये यहाँ पर अब मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर पक्षी वृक्ष की डाल पर बैठे हैं। तो पक्षी का जो वृक्ष के साथ संयोग हुआ है तो वो संयोग है, तो वह अनित्य है। अनित्य मतलब कि वो कुछ देर के लिए ही है। अनित्य है मतलब हमेशा के लिए नहीं है, वह कुछ देर के लिए है। अगर पक्षी डाल से उठ जाएगा यहाँ से, तो इसका जो पक्षी का जो वृक्ष डाल से संयोग हुआ है वो हट जाएगा। तो ये अनित्य है, मतलब कुछ समय के लिए ही है, तो इसे संयोग बोलते हैं। और जो पक्षी का उसके वर्ण के साथ संबंध है उसे समवाय कहलाता है। ये नित्य है। मतलब कि समझ लीजिए, ये काला कलर का पक्षी है, काला और सफ़ेद। तो जो इसके रंग, इस पक्षी का उसके रंग के साथ, मतलब उसके वर्ण के साथ जो संबंध है, कलर के साथ, वो नित्य है, वो हमेशा के लिए ही है, तो उसे ही हम समवाय कहते हैं। तो अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि समवाय किसे कहते हैं। समवाय कहते हैं कि जो नित्य हमेशा के लिए है। जैसे ये पक्षी का उसके रंग के साथ जो संबंध है, तो वह नित्य है, वह हमेशा के लिए है, वो उसे हम नहीं हटा सकते। यहाँ पर देखिए, अगर पक्षी का डाल के साथ जो संयोग हुआ है तो वह अनित्य है, मतलब कि उसे हम हटा सकते हैं, तो उसे संयोग कहते हैं। और समवाय कहते हैं जो नित्य है, मतलब कलर और पक्षी का जो संबंध है वो नित्य है, हमेशा के लिए ही है, उसे हम हटा नहीं सकते, इसलिए उसे हम समवाय कहते हैं। अब यहाँ पर एक समवाय का श्लोक लिखा गया है। समवायो अपृथक भाव, मतलब कि जो आत्मा के साथ संयोग हो, अग्नि के साथ उष्णता, जैसे इसका ये उदाहरण है। जैसे कि समवाय अपृथक भाव, मतलब जो अलग ना हो उसे समवाय कहते हैं। जैसे कि आत्मा के साथ मनुष्य का संयोग होता है, उसे अलग नहीं कर सकते। अगर शरीर में से आत्मा को ही हम अलग कर देंगे तो मनुष्य जीवित नहीं रहता। इसी तरह अग्नि में से उष्णता, मतलब जो अग्नि है वो, उसमें जो उसकी उष्णता, मतलब उसकी गर्मी जो है वो हमेशा रहती है। अगर उसकी अग्नि में से हम उसकी उष्णता, गर्मी को ही अलग कर दें तो वह अग्नि का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, वैशेषिक के अनुसार जो समवाय है वह एक है और नित्य है, मतलब वह एक है और नित्य है। अब यहाँ पर देखिए, नित्य संबंध समवाय आयुत सिद्धवृत्ति, मतलब नित्य संबंध को ही हम समवाय कहते हैं। और आयुत सिद्धवृत्ति को भी मैं आगे यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, जो नित्य संबंध है उसे समवाय कहते हैं। यहाँ पर नित्य संबंध जो है वो होता है जो हम जिसे अलग नहीं कर सकते, वो हमेशा के लिए रहता है, तो उसे समवाय कहते हैं। अब अयुत सिद्ध
का अर्थ होता है जो आयुषित पदार्थ में पाया जाए। मतलब आयुषित पदार्थ क्या होते हैं? जो दो पदार्थ जो एक अवस्था नष्ट होने पर दूसरे एक दूसरे के आश्रित रहते हैं, उन्हें आयुषित कहते हैं। अब इसको आप उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे वस्त्र है, तो धागा जो वस्त्र के साथ संयोग होता है, धागे से ही वस्त्र बनता है। कपड़ा जो है वो धागे से ही बनता है। अगर कपड़े में से हम धागे का अस्तित्व हटा दें तो वस्त्र का भी कोई अस्तित्व नहीं है रहेगा। तो वस्त्र का कोई अस्तित्व ना रहना ही आयुषसिद्ध बताया गया है। यहाँ पे आयुषसिद्ध का अर्थ होता है जो दो पदार्थ एक पदार्थ के नष्ट ना होने तक, मतलब अगर धागा नष्ट ना हो तो वह वस्त्र के आश्रित रहेगा, और अगर वह नष्ट हो जाए धागा तो वस्त्र भी कोई अस्तित्व नहीं रखेगा। अब इसके उदाहरण है, ये इम्पोर्टेंट है उदाहरण। अव्यय अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति विशेष और नित्य द्रव्य। ये इम्पोर्टेंट है सारे उदाहरण। मैं आपको ये एक एक करके अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसको अच्छे से मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले अव्यय और अवयवी। तो यहाँ पर अव्यय और अवयवी का अर्थ है जो कार्य और करण, मतलब कि कार्य और कारण मैंने आपको बता दिया था क्या होते हैं। कारण जो होता है वो परमाणु रूप होता है, एटम को बोलते हैं कारण, और जो कार्य है वो मॉलिक्यूल को हम बोल सकते हैं। इसे मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो कारण जो है एक स्मॉल यूनिट होती है, और कारण से मिलकर ही कार्य की उत्पत्ति होती है। फिर से एक बार समझिए कि जो कारण है वह एक स्मॉल यूनिट है, और कारण से मिलकर ही कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण केवल एक स्मॉल यूनिट है, कारण से ही मिलकर कार्य की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर देखिए, कारण अव्यय है और कार्य अवयवी है। अब समझ लीजिए, धागे को अगर हम अव्यय माने, मतलब धागा कारण है, कारण मतलब अव्यय, तो धागा अगर अव्यय माने तो वस्त्र अवयवी होता है। तो इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अगर इन्हें अलग कर दे जाए तो वस्त्र का कोई अस्तित्व नहीं रहता। अभी मैंने आपको पीछे यही बात बताई थी। इसके बाद बात करते हैं गुण और गुणी की। तो गुण और गुणी की अगर हम बात करें, जैसे गुण द्रव्य का संबंध होता है, गुण और द्रव्य का संबंध होता है। अभी मैंने इससे पहले द्रव्य चैप्टर जब आपको बताया था तो मैंने कहा था कि जो द्रव्य है उसके अंदर गुण आश्रित रहता है। यही बात मैंने आपको गुण चैप्टर में भी बताई थी कि गुण हमेशा द्रव्य के आश्रित रहता है। तो गुण और द्रव्य का जो संबंध होता है उसे ही गुण गुणी कहते हैं। यहाँ पर गुण तो गुण को कहा गया है, और द्रव्य किसे कहा गया है? गुणी। द्रव्य को गुणी कहा गया है। जैसे कि इसका एक उदाहरण देके बताया गया है, स्पर्श गुण वायु गुणी। मतलब गुण जो है स्पर्श है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये गुण होते हैं, तो इसमें से स्पर्श गुण है और वायु जो है गुणी है। इसका उदाहरण एक मैंने भी लिखा है यहाँ पर। उष्णता, मतलब कि गर्मी जो है उष्णता गुण है, और अग्नि गुणी है। अग्नि से उष्णता अलग नहीं की जा सकती। अगर इससे उष्णता अलग की जाए तो अग्नि का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसके बाद यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि वायु स्पर्श वायु से अलग नहीं किया जा सकता, और यदि अगर अलग करा जाए तो इसका कोई अस्तित्व नहीं पाया जाता। अब इसके बाद बात आती है क्रिया और क्रियावान। क्रिया तो क्रिया होती है, और क्रियावान द्रव्य। अभी मैंने आपको कर्म चैप्टर जो पढ़ाया था, तो कर्म को ही क्रिया कहते हैं। तो कर्म हमेशा द्रव्य में आश्रित रहता है। तो अगर द्रव्य से कर्म हटा दिया जाए तो द्रव्य का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए, जो गति है वो क्रिया है, और वायु द्रव्य है। तो अगर गति को वायु से अलग कर दिया जाए तो वायु का कोई अस्तित्व नहीं रहता। अब इसके बाद आता है जाति और मनुष्यत्व। इससे पहले जो सामान्य चैप्टर बताया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि मनुष्यत्व क्या होता है। मनुष्यत्व क्या होता है? जो सभी व्यक्तियों में पाया जाता है उसे मनुष्यत्व कहते हैं। तो व्यक्ति जैसे कोई भी हो, लड़का लड़की कोई भी हो, तो सभी में एक एक ही गुण पर मेन होता है, क्या? मनुष्यत्व। तो जाति को हम मनुष्यत्व मानते हैं और व्यक्ति को मनुष्य।
यदि मनुष्यत्व को ही व्यक्ति से अलग कर दिया जाए तो व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रहता। जैसे दूध में दूधत्व और फल में फलत्व। इसके बाद बात करते हैं हम विशेष की। तो यहाँ पर ये देखिए विशेष और नित्य द्रव्य। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि द्रव्य, यहाँ पर देखिए आप कि द्रव्य में जो गुण होते हैं, गुण के साथ द्रव्य का समवाय संबंध होता है। तो पृथ्वी, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी परमाणु में गंध गुण विशेष होता है। तो गुण क्या होता है, हमेशा मैंने आपको गुण चैप्टर में बताया था, द्रव्य जो होते हैं, जो पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, उनके अपने अलग गुण होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये इन पंच महाभूतों के गुण बताए गए हैं। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो जो गंध गुण है वो पृथ्वी परमाणु में पाया जाता है। तो अगर जो उसे अन्य महाभूत से अलग करता है। अब यहाँ पर ये लिखा है पृथ्वी परमाणु और गंध का जो समवाय संबंध होता है उनको कभी अलग नहीं किया जा सकता। पृथ्वी से कभी जो गंध गुण है उसको हम अलग नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे समवाय संबंध कहते हैं। तभी तो चैप्टर है समवाय, क्योंकि हम इस द्रव्यों से, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी से हम कभी भी उसके गुण, जो उसका गंध गुण है, उसको अलग नहीं कर सकते। यदि हम उसके गंध गुण को ही अलग करेंगे तो पृथ्वी द्रव्य है उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अब यहाँ पर ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चरक संहिता के अनुसार इसके लक्षण बताए गए हैं समवाय के। तो ये वाला श्लोक आपको याद करना है। समवायो अपृथक भावो भूम्य आदि नाम गुणेमृत स नित्य यत्र हि द्रव्यम न तत्र नियतो गुणा। मतलब जो वस्तुओं को अलग ना रहने का संबंध, मतलब कि जो दो वस्तु हैं उनको अलग ना रहने के संबंध को ही समवाय कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी आदि द्रव्य, उनके गुणों के मध्य जो अपृथक भाव है, अलग ना होने का भाव, उसे ही समवाय कहा जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे पृथ्वी में हमेशा गंध गुण जो होती है वो हमेशा गंध गुण पृथ्वी में रहती है। अगर हम गंध गुण को ही पृथ्वी से अलग कर देंगे तो पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह अग्नि में उष्णता जो रहती है वो उसके समवाय संबंध से रहती है। यदि उष्णता को हम अग्नि से अलग कर देंगे तो अग्नि का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अब यहाँ पर यही दिया हुआ है, समवाय नित्य है क्योंकि द्रव्य के साथ गुण समवाय संबंध से अवश्य ही रहता है। जो द्रव्य है उसके साथ गुण हमेशा रहेगा, तो इसलिए समवाय नित्य है। अगर गुण को हम द्रव्य से हटा देंगे तो द्रव्य का भी अस्तित्व नहीं रहता। अगर द्रव्य में गुण हम हटा सकते तो ये समवाय नित्य नहीं होता, लेकिन हम द्रव्य में से गुण को नहीं हटा सकते, इसलिए इस समवाय को नित्य बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद यहाँ पर समवाय के भेदों का वर्णन किया गया है कि समवाय के भेद क्या क्या होते हैं। सभी आचार्यों ने समवाय को एक माना है, परंतु जो चरक संहिता है उन्होंने दो प्रकार माने गए हैं। सभी आचार्यों ने समवाय को एक माना है, लेकिन चरक संहिता ने समवाय के दो भेद माने हैं, नित्य और अनित्य। ये दो भेद चरक संहिता ने माने हैं। बाकी सभी आचार्य हैं उन्होंने समवाय को एक ही माना है, बस चरक संहिता ने दो भेद माने हैं। कौन कौन से? नित्य और अनित्य। वस्तुओं में जो समवाय संबंध से रहता है, जो समवाय नित्य है, और अनित्य वस्तुओं में जो समवाय अनित्य है। मतलब कि यहाँ पर लिखा है नित्य वस्तु का जो समवाय है वह नित्य, और जो अनित्य वस्तु का जो समवाय है वो अनित्य। ये देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है, बस आपको केवल भेद के नाम याद करने हैं। नित्य और अनित्य दो समवाय के भेद माने गए हैं। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है जो समवाय को स्वतंत्र पदार्थ मानने की युक्ति, मतलब कि समवाय को हमने अलग से पदार्थ क्यों माना है, तो उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, समवाय को एक स्वतंत्र पदार्थ माना गया है। तो ये क्यों माना गया है इसे ही हम देखेंगे। यदि द्रव्य में गुण सत्य है, मतलब द्रव्य में अगर गुण पाया जाता है, ये बात सत्य है, तो द्रव्य में जो गुण है तो उसका समवाय संबंध सत्य ही होगा। मतलब कि अगर द्रव्य में हमने गुण माना कि द्रव्य में गुण रहता है, तो जो उसके साथ जो संबंध होता है, समवाय संबंध से जो रहता है, तो हमें मानना पड़ेगा कि जो गुण है वो द्रव्य के साथ समवाय संबंध से रहता है। समवाय को स्वतंत्र पदार्थ माना जा सकता है।
इसीलिए जो है समवाय को स्वतंत्र पदार्थ माना जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है समवाय को अन्य पदार्थों में समाविष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे द्रव्य गुण कर्म समवाय और विशेष और अभाव के अंतर्गत यहाँ पर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जो समवाय है उस वो द्रव्य में उसके गुण के साथ जो संबंध होता है उसे हम समवाय संबंध कहते हैं। इन्हें यहाँ पर ये बताया गया है कि इन्हें हम किसी और में समाविष्ट नहीं कर सकते, समवाय को स्वतंत्र पदार्थ माना गया है। अब यहाँ पर जो संयोग और समवाय में अंतर बताया गया है कि संयोग क्या होता है और समवाय क्या होता है, ये मैंने अभी आपको बता भी दिया था। जैसे संयोग कुछ क्षण के लिए रहता है, थोड़ी देर के लिए, जैसे पक्षी का वृक्ष की डाल पर जो संयोग हुआ तो उसे हम वो संयोग अनित्य है, मतलब कि कुछ क्षण के लिए ही है। और जो वृक्ष का पक्षी के बीच जो संबंध है वो क्षणिक है, मतलब कि थोड़ी देर के लिए ही हुआ है, और एक दूसरे से अलग हो जाने पर वो अलग हो जाते हैं, तो उनका अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन जो समवाय संबंध होता है वह नित्य होता है, हमेशा के लिए होता है। जैसे कि द्रव्य में गुण कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, द्रव्य में हमेशा गुण पाया जाता है, इसलिए उसका अस्तित्व कभी अलग नहीं किया जा सकता, तो वह नित्य होता है। जैसे पक्षी के अंदर उसका रंग, तो इसका संबंध नित्य होगा। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि संयोग संबंध जो क्या होता है, अस्थायी होता है, मतलब कि जो संयोग होता है वो कुछ क्षण के लिए ही होता है, अस्थायी होता है। और जबकि जो समवाय संबंध है वो स्थायी माना गया है, मतलब स्थायी मतलब हमेशा के लिए माना गया है, और संयोग संबंध केवल कुछ क्षण के लिए माना गया है। इसके बाद यहाँ पर ये देख रखा है कि समवाय को चिकित्सा में महत्व, कि समवाय का चिकित्सा में क्या महत्व है ये बताया गया है। जो द्रव्य और उनके गुणों कर्म के मध्य जो अपृथक भाव है, मतलब जो द्रव्य है उनके गुणों के बीच में, जो द्रव्य और गुण के बीच में जो अपृथक भाव मतलब अलग ना होने का जो भाव है, उसे ही हम समवाय कहा गया है। ये कुछ नहीं है, ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई कि द्रव्य में हमेशा उसका गुण पाया जाता है, वो गुण उस द्रव्य से हम अलग नहीं कर सकते, वो अपृथक भाव मतलब अलग ना होने के भाव को समवाय संबंध कहते हैं। ये संबंध चिकित्सा का आधार है, इसी के द्वारा हम चिकित्सा करते हैं। किसी भी व्याधि की चिकित्सा के लिए हम द्रव्य और गुण कर्मों का ही कारण होते हैं, तो हम द्रव्य के गुण कारण के द्वारा ही चिकित्सा करते हैं। मतलब कि हम कोई भी चिकित्सा करते हैं तो वो द्रव्य के कारण ही तो करते हैं। तो मैंने आपको यही बताया है कि यहाँ पर द्रव्य में जो गुण और कर्म के मध्य जो अपृथक भाव, अलग ना होने का भाव होता है, उसे ही हम सामान्य बोलते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है कि द्रव्य में जो गुण कर्म रहते हैं, वो द्रव्य में जो गुण कर्म है उनका समवाय संबंध होता है, वो कभी अलग नहीं कर सकते हम द्रव्य में से गुण और कर्म को। अब यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि गुण और कर्म का व्याधि की चिकित्सा के साथ समवाय संबंध होता है। मतलब जो गुण और कर्म है, हम व्याधि कोई भी, किसी में कोई रोग है शरीर में, किसी भी पेशेंट के कोई डिजीज़ है, तो उसको दूर करने के लिए हम गुण और कर्म का प्रयोग करते हैं, जिन गुण और कर्म को हम द्रव्य के द्वारा ही प्रयोग किया जाता है, और जो गुण और कर्म है वो उनसे के द्वारा ही व्याधि की चिकित्सा की जाती है। तो जो गुण और कर्म का व्याधि के साथ संबंध है वो समवाय संबंध है, ऐसे ही द्रव्य का जो गुण और कर्म के साथ संबंध है वो समवाय संबंध है। ये वाली टेबल आपको याद करनी है, ये आप अच्छे से एग्ज़ाम में बना के आ जाएंगे। तो ये वाला टॉपिक क्योंकि 5 मार्क्स में आ जाता है एग्ज़ाम में, तो ये बहुत ही अच्छी टेबल है, आप एग्ज़ाम में बना के आएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके बाद बस एक टेबल और दी गई है यहाँ पर कि जो हेतु है, हेतु मतलब जो कॉज है डिजीज़ का, तो हेतु के साथ जो द्रव्य का समवाय संबंध है तो वो व्याधि की उत्पत्ति करता है। तो ऐसा ही यहाँ पर दोषों की व्याधि के द्वारा ही बताया गया है कि जैसे हेतु मतलब कोई बीमारी को उस करने का कोई डिजीज़ सिम्टम्स है, तो वह दोषों की विषमता के द्वारा ही होता है। मतलब दोष अगर विषम होंगे, दोषों की वृद्धि होगी या क्षय होगा, तो उसी के द्वारा रोगों की उत्पत्ति होती है। तो ये समवाय संबंध होता है। और यहाँ पर दोषों का व्याधि के द्वारा समवाय संबंध होता है, मतलब कि दोषों की वृद्धि होने पर
व्याधि का समवाय संबंध होता है। तो इन दोषों तथा व्याधि जो होंगे उनमें समवाय संबंध होगा। यहाँ पर बस एक लास्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, इसी तरह समवाय और अपृथक भाव का ही आधार कहा गया है। मतलब जो समवाय है वो अपृथक भाव, अलग ना होने के भाव का ही आधार बोला गया है। अब यहाँ पर ये कुछ वैसे ही आपको देख लेने हैं, बस एक बार ये समवाय और संयोग और समवाय का अंतर देख लेना है कि जो समवाय है वो नित्य है, संयोग अनित्य है। समवाय कर्म पर आधारित नहीं होता और संयोग कर्म पर आधारित होता है। समवाय इंद्रिया से ग्रहण नहीं कर सकते और जो संयोग है उसे हम इंद्रिय से ग्रहण कर सकते हैं। समवाय को हम स्थायी कहते हैं और संयोग अस्थायी होता है। इसी तरह ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। ये यहाँ पर बस कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि समवाय शब्द की व्युत्पत्ति, ये भी मैंने आपको बताई थी, और समवाय का तर्क संग्रह के अनुसार लक्षण, ये भी सारे अभी मैंने आपको क्लियर करे हैं। चरक के अनुसार समवाय का वर्णन करें। चरक यहाँ पे लिखा है चरकोत, तो यहाँ पे इसका अर्थ है चरक के अनुसार। जो मैंने अभी आपको लक्षण बताए थे आपको वो लिखना है, ये वाला 5 मार्क्स में आ जाता है। और विभिन्न मत अनुसार समवाय के लक्षण लिखे। समवाय और संयोग में अंतर 5 मार्क्स में आ जाता है। और संयोग को स्वतंत्र पदार्थ मानने की युक्ति, मतलब समवाय को हमने स्वतंत्र पदार्थ माना है। और समवाय का चिकित्सा महत्व लिखें। और एक लास्ट क्वेश्चन है, समवाय पदार्थ का विस्तार से वर्णन। ये वाला देखो क्वेश्चन सीधा 10 मार्क्स में आता है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।